सॉरी बच्चों, बीच में कॉल वगैरह आने के कारण वीडियो रुक गई थी। छठा क्वेश्चन कर रहे थे अपने। दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए हुए हैं, ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ। ए बी का मान दिया हुआ 1.2, डी ई का मान दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो अपने ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है ना, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात है ये। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, कोई भी दो भुजा है ना, इसकी दो भुजा ले लो ए बी शुरू वाली, तो इसकी दो भुजा लेनी है डी ई, दोनों की वर्गों का अनुपात है ना वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय थी आपके पिछली बार, परंतु इस बार नहीं है, फिर भी अपने को ये याद रखनी है। पिछली बार 2 सवाल आए थे इस प्रमेय से बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, मैंने नहीं करवाई है, फिर भी सवाल आ गए हैं। अब याद रखना, कोई भी दो भुजा दिए हो ना तो उनके दोनों को वर्गों का अनुपात होगा ना, तो वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा त्रिभुजों के। तो यहाँ पे 1.2 बटा 1.4 स्क्वायर। अब इनका करेंगे ना अपना अलग अलग, 1.12 की स्क्वायर 144 होती है, 14 की स्क्वायर 169 होती है। ऐसे काटेंगे तो बड़ा पड़ेगा। अपने ऐसे कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल इकट्ठा स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। 1/2 1.4, 1.2 बटा 1.4 की होल स्क्वायर। फिर क्या, पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 12/14 की स्क्वायर। अंदर से काट लिया मैंने 2 से, 2 6 12, 2 7 14, स्क्वायर लगा दी, 6 6 36, 749। उत्तर नंबर 36:49, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पी बिंदु है 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी कहूँ तो ये लिख दो 4 एक्स अक्ष से। वाई अक्ष से पूछूं तो क्या लिखोगे 3। ये पिछले साल भी आया हुआ है और मैंने ये पेपरों में भी दिया था, क्लास टेस्ट में दिया था ना, ठीक है। तो अपने करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखो, 8 कोट स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होगा ये। तो इसको करते हैं अपने। बेटा जी अपने तीसरी सरसमी करवाई थी मैंने, क्या करवाई थी याद है क्या। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, याद है ना। या ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, है ना। इसमें उल्टा देखो, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर है। इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ, तो -8 हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर 1, -1 मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये सरसमी बन गई अपनी तीसरी, याद है ना, थर्ड सरसमी का। ये -8 गुणा 1 -8, उत्तर हो जाएगा -8। उत्तर नंबर सी, 8वें का सी। 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न दिया एक वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्थांश, ये मॉडल पेपर में प्रश्न दिया हुआ था, मैंने करवाया था। फिर भी देखो दिया हुआ है 2πr का मान 22, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r बराबर में 22, 22 से 22 कैंसिल आउट, 2/7 गुणा r बराबर 1 आ गया है ना। तो r का मान क्या आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, बटा में 2 आएगा। r का मान 3.5 लिख दो या 7/2 लिख दो, ये लिखेंगे, आसान रहेगा काम अपना। अब अपने को क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अपने लगाते हैं πr स्क्वायर, पर चतुर्थांश मतलब 1/4 भाग, क्षेत्रफल का 1/4 भाग निकालना है अपने को। चतुर्थांश, चौथा अंश, y का मान 22/7, r का मान रख दो ये 7/2 वाला, 7/2 r स्क्वायर है तो 7/2 का 2 बार गुणा, ठीक है ना। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेंगे 22 को, 11 बार कटेगा, और कुछ कट नहीं रहा है। ऊपर 11 7 स्वतंत्र हो गया, नीचे 4 2 8 हो गया, स्वतंत्र 8। ये उत्तर नंबर आ जाएगा अपना 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, सीधा सा ये दिया हुआ है पेपर में। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किस में क्या ज्ञात करने में होता है। तो अपने को पता है माध्यम में संचयी बारंबारता CF नहीं ज्ञात करते हैं, बहुलक में भी नहीं ज्ञात करते हैं, याद है ना। बहुलक में तो F1 F2 निकालते हैं, संचयी बारंबारता माध्यिका में निकालते हैं, माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है ना, ठीक है। 2 सिक्के एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक चिताने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए इसको करते हैं।
बहुत ही बड़े प्रश्न था बेटा जी ये। दो सिक्के एक साथ उछालने पर अपने को पता है, दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो चार प्रायिकता निकल सकती है अपने, एच एच, एच टी और टी एच और टी टी, ठीक है ना। एच होता है चित्त और टी होता है पट, पता है ना सबको, हेड और टेल। अब ये शब्द है ना, ये सब की गोल कर देगा, अधिक से अधिक, यानी ये शब्द पासा पलट देगा गेम का। अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, तो अपने को पता है अधिक से अधिक नाम आ गया ना। अब सीधा कहता ना एक चित्त आने की प्रायिकता, तो अपने कहते दो है, कम से कम बोलता कम से कम एक चित्त, तो एक दो और ये तीन, 3/4 उत्तर आता है इसमें। और सीधा कहता ना कि एक चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त इन दोनों में, तो 2/4 उत्तर होता। अगर ये कहता कम से कम एक चित्त, तो 1 2 3, 3/4 उत्तर होता। परंतु ये कह रहा है अधिक से अधिक एक चित्त, अधिक से अधिक एक चित्त, तो मतलब इसको ऐसे करना है, एक माइनस कोई भी चित्त ना हो, कोई भी चित्त ना आए। चित्त ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो पहले। तो चित्त किस में नहीं है, हेड 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 तीनों में है, एक में नहीं है सिर्फ इस कंडीशन में। 1 माइनस 1/4, एक कोई भी चित्त नहीं आने की, बटा में कुल प्रायिकता 1/4, एक में से घटाओ लघुत्तम लिया 4, 4 माइनस 1 3/4, ये उत्तर होगा जी 3/4, ऑप्शन नंबर द, ठीक है ना। सही कर लेना सभी। 11 प्रश्न का दूसरा तरीका देखो, एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका देखो, शब्दों का खेल है इसमें। अधिक से अधिक एक चित्त, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, अधिक से अधिक एक चित्त। देखो मतलब हाईएस्ट एक ही चित्त आना चाहिए, और ना आए तो भी चलेगा, इसका मतलब ये है अधिक से अधिक एक चित्त आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, मतलब इसको छोड़ना है एक को। बाकी देखो 1 2 3, ये तीनों कंडीशन आएगी साथ में, तीनों कंडीशन बटा में 4 कुल प्रायिकता, तो उत्तर आएगा 3/4। समझ आए, अधिक से अधिक एक चित्त, इसका मतलब ना आए तो भी चलेगा, ना चित्त ना आए तो भी चलेगा, प्लस में एक चित्त आए, वो एक चित्त 2 में है और चित्त ना आए वो कंडीशन 1 में है, टोटल कंडीशन होगी 3, अनुकूल परिणाम हो गए 3, बटा में कुल परिणाम है 4, तो 3/4 उत्तर होगा। 2 तरीके से सवाल करने के, ठीक है ना। उत्तर ये हो जाएगा 11वें का द, 3/4। अब ये देखो 12वां प्रश्न देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता क्या होती है, ये इसने गलत कर रखा है, इसने अपने ये करते हैं रेगिस्तान सारे। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, पता है ना आपको, लिखाया हुआ है, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना या असंभव घटना। तो 16वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 16वें का नहीं सॉरी 12वें प्रश्न का हो जाएगा 1। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, 1। 13वां प्रश्न देखो, 13वां रेगिस्तान है, एक घात के बहुपद के अधिकतम रेगिस्तान वास्तविक शून्य हो सकते हैं। तो एक घात के बहुपद के अधिकतम मैंने कहा था 1 शून्य होता है, 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्य होंगे, 3 घात का है तो 3 शून्य होंगे, पता है ना, क्लास में डिस्कस किए मैंने। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सदैव रेगिस्तान रेखा को निरूपित करता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, याद है ना, प्रश्नावली का नाम ही आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा बनाएगा हमेशा। 2 चरों वाले जैसे x में प्लस में y में 2x + 3y, इस प्रकार की कोई समीकरण हो तो उनको कहते हैं 2 चरों वाले, एक x चर एक y चर, तो हमेशा एक रेखा बनती है, एक सरल रेखा। सरल रेखा को रेगिस्तान में सरल नाम लिखना है अपने को, रेखा तो आगे लिखा हुआ है। 15वां सवाल देखो, 15वें सवाल में दिया हुआ 2 आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो, उनको क्या कहते हैं, आकार समान हो और माप भी समान हो। देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया था, आकार भी समान हो और माप भी समान हो, 2 बात बताई थी मैंने, एक तो आकार समान माप समान। ये देखो बेटा जी नोट्स याद है क्या आपको, मैंने छठी प्रश्नावली में नोट्स करवाए थे, उसमें देखो पहला दिया हुआ समरूप आकृतियां जिनके आकार समान हो पर साइज समान होना आवश्यक नहीं हो, वो समरूप होती हैं। सर्वांग सम मैंने लिखा है जिसके आकार समान हो और साइज समान हो, दोनों हो समान, उसको कहते हैं सर्वांग सम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगा 15वें का। समरूप नहीं होगा, आकार और माप दोनों समान है, इसलिए सर्वांग सम। समरूप तो तब होता जब आकार समान हो, इसको समरूप भी कह सकते हैं अपने, गलत नहीं है, परंतु ज़्यादा ठीक रहेगा वो सर्वांग सम रहेगा। अगर यहाँ कहता ना ये कि आकार समान हो परंतु साइज समान ना हो या आवश्यक ना हो, साइज समान होना आवश्यक नहीं है, तो अपने कन्फर्म समरूप लिखते। अब ये दोनों उत्तर सही है, वैसे सर्वांग सम ज़्यादा सही रहेगा।
16वां प्रश्न देखो, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर रेखिस्तान स्पर्शिका खींची जा सकती है। याद है ना, ये चित्र बनाया था। एक वृत्त है, उसके बाहर से कोई बिंदु है, तो उस पर हमेशा 2 ही स्पर्शिका खींची जा सकती है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। और दोनों की स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है? हमेशा बराबर। याद है ना, ये भी याद रखना, लिखाया हुआ है मैंने। और दोनों एक केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। याद है ना, अंदर की ओर यहाँ पे केंद्र है और ये कोण अंतरित कौन सा करेगी? ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर करेगी। और ये एक कॉन्सेप्ट याद है ना, इन दोनों का योग है ना जो 180 होता है। अगर ये आपको 80 दे दे तो ये 100 आ जाएगा। याद है ना, एक प्रश्न में 5-5 प्रश्न करवा रहा हूँ। 17वां प्रश्न देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की रेखिस्तान कहते हैं। अब ये वृत्त है, इसकी परिधि पर 2 बिंदु है, एक ये बिंदु रहा, एक ये बिंदु, दोनों को मिला दो तो इस लाइन को क्या कहेंगे? अपने जीवा ही कहेंगे। अगर ये जीवा केंद्र से गुजर जाए तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी, वो व्यास होती है, वो बात अलग है। वो एक ही कंडीशन है जब केंद्र से गुजरे तब। बाकी मैंने यहाँ से मिला दी यहाँ, तो ये भी जीवा ही कहलाएगी। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 17वें का? जीवा, क्रोड। क्रोड कहते हैं इंग्लिश में जीवा को। ठीक है, 17वें का उत्तर जीवा। अब देखो आगे छोटे प्रश्न खत्म हो गए, बड़े प्रश्न आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपने। ठीक है ना, इसमें प्रश्न मैंने देखा है कि कुछ प्रश्न मैंने सारे के सारे प्रश्न वैसे तो ना सेम टू सेम आए हैं। अभी एक प्रश्न है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। 42 प्रश्न कितनी बार हटाया आपको, कितने टेस्टों में दिया है? और ये देखो मैंने प्रूफ के लिए आपके लिए पहले करवा रखा है। ये पेज मैं आपको फ़ोटो खींचने के लिए दे रहा हूँ। अभी आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, ये नोट्स मैंने सब पढ़ा रखे हैं आपको। तो ये प्रश्न मैं दोबारा ना कराऊँ बोर्ड पे, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कर लेना आप। बाकी कॉपी में करवाए हो मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चा।